स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो चैप्टर 8 है, रीच फॉर द टॉप, इसका पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 है, इसके सेकंड 2 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इसका है संतोष यादव। सो स्टार्ट करते हैं। The only woman in the world who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed। क्या कहा गया है कि एक महिला, यानी कि एक महिला, केवल वो महिला जो माउंट एवरेस्ट पे फतह करती है और उस सोसाइटी में पैदा होती है जहाँ पर लड़के के जन्म पर एक वेलकम होता है, एक ब्लेसिंग माना जाता है बॉय का बर्थ, और एक बेटी का जन्म एक वरदान तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका जनरली वेलकम भी नहीं किया जाता। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. To everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised। क्या कहा गया है कि जो संतोष की जो मदर थी, उसके पैदा होने से पहले जो एक एक्सपेक्ट उसको थी कि जो होली मैन था, जो एक ट्रैवलिंग होली मैन, यानी कि जो साधु महात्मा होते हैं होली मैन जैसे, कि उन्होंने उनको कि वो उनको ब्लेसिंग्स दे कि उनको एक बेटा हो, कि यानी कि वो एक बेटे को चाहती थी, ऐसा आशीर्वाद चाहती थी कि उनको बेटा हो। लेकिन सभी सरप्राइज से सभी हैरान हो गए जब उस अनबोर्न बेबी की ग्रैंडमदर, जो कि उसकी मम्मी के बिल्कुल पास खड़ी थी, उसने कहा कि उनको बेटा नहीं चाहिए। तो ये बात सुनकर जो होली मैन था वो भी सरप्राइज हो गया था। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स एंड एज destiny would have it, the blessing seems to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons। तो उनकी बातें सुनकर जैसे सभी हैरान हो गए, तो जो होली मैन था वो भी हैरान हो गया। फिर वो क्या कहता है कि जो दुआएं असर तो ज़रूर करती हैं, बट जो भाग्य में होता वही है, यानी कि भाग्य को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन दुआएं भी अपना असर करती हैं। तो जब संतोष का जन्म हुआ तो वो छठे चाइल्ड के रूप में, यानी कि छठे बच्चे के रूप में संतोष का जन्म हुआ था फैमिली में। उसके 5 भाई थे, आ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी कि जो संतोष थी वो 5 भाइयों की बहन थी। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वह हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी और उसके गांव का जो नाम था जोनियावास था। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द गर्ल वाज गिविंग द नेम संतोष विच मीन कंटेंटमेंट, यानी कि जो लड़की को नाम दिया गया वह संतोष था, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी उस जगह से, यानी कि उस जीवन जीने के जो पारंपरिक जो चला आ रहा था उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। उसने अपना जीवन खुद की शर्तों पर जीना शुरू कर दिया। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब गाँव की, यानी कि उसके आसपास की जो लड़कियां थी, जो दूसरे विलेजर गर्ल्स थी, वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, यानी कि सूट सलवार पहनती थी, तो संतोष हमेशा शॉर्ट्स को ही प्रेफर करती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, और पीछे की बातों को याद करते हुए वो अब कहती है, मतलब कौन, संतोष कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज द करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। क्या कहती है संतोष कि शुरुआत से ही मैंने, है ना, कि मतलब पूरी तरह से एक डिटरमाइन कर लिया था, एक पक्का इरादा कर लिया था कि अगर मेरा रास्ता जो मैंने चुना है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मैं एक सही रास्ते पर जा रही हूँ, तो अगर मेरे उस रास्ते पे चलने से लोगों को दिक्कत है तो उन लोगों को बदलना चाहिए जो मेरे आसपास हैं, मुझे नहीं, यानी कि मैं खुद को नहीं बदल सकती। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। संतोष पेरेंट्स वर
affluent landlords who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do same. अभी थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो संतोष के पेरेंट्स थे ना, वो काफ़ी रिच थे, यानी कि एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच लैंडलॉर्ड थे। यानी कि वो काफ़ी धनी थे, मतलब, और लैंडलॉर्ड किसान थे, वो खेती के मालिक थे, जो कि अपने बच्चों को काफ़ी मतलब अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। और यहाँ तक कि कंट्री कैपिटल का मतलब होता है कि राजधानी, देश की राजधानी न्यू दिल्ली के, जो कि उनके बिल्कुल पास में थी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो भी कस्टम्स से, उनकी जो फैमिली की खुद की अपनी कस्टम्स थे कि संतोष को उन्होंने एक गांव के लोकल स्कूल में भेजा, और अपने जो बॉयज़ थे, उनके जो लड़के थे, उनको मतलब कि कंट्री कैपिटल स्कूल में भेजा। तो संतोष को ये चीज़ मतलब थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी, और उसने ये मतलब डिसाइड कर लिया कि वो इस सिस्टम के खिलाफ़ ज़रूर लड़ेगी, और अपने खुद मतलब इस खुद के लिए लड़ेगी इस सिस्टम के खिलाफ़। लेकिन उसको एक राइट मोमेंट चाहिए, यानी कि एक राइट मोमेंट पे, यानी कि सही जगह पहुंचकर वो इस सिस्टम के खिलाफ़ ज़रूर लड़ेगी। और वो राइट मोमेंट आता भी है जब उस गांव की, यानी कि गांव में मोस्टली जो लड़कियां 16 की होती थी तो उस टाइम पे शादी कर दी जाती थी। तो संतोष को भी उसके पेरेंट्स के द्वारा अंडर प्रेशर किया गया, कि प्रेशराइज किया गया कि आपको शादी करनी है, मतलब ऐसा ही करने के लिए संतोष को भी प्रेशराइज किया गया। फोर्थ पैराग्राफ में देखिए, अब मैरी देयर अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. क्या कहा गया है कि जो संतोष कहती है कि मतलब शादी तो लास्ट थिंग है, बाद में हो जाएगी शादी, तो कि उसके माइंड में शादी तो लास्ट थिंग है, यानी कि शादी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो नहीं दे रही है। और वो क्या कहती हैं कि अपने पेरेंट्स को भी धमकाती है इस चीज़ के लिए। थ्रेटेंड का मतलब होता है उनको धमकाना, डांटना, कि मतलब शादी अभी से क्यों कर रहे हो। और वो अपने पेरेंट्स को ये कहती हैं कि मैं जब तक शादी नहीं करूँगी, जब तक कि मैं अपनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं पा लेती। तो इतना ये सब होने के बावजूद वो अपने घर को छोड़ देती है और अपना जो एनरोल्ड का मतलब होता है एडमिशन ले लेती है दिल्ली के एक स्कूल में। और जब उसके पेरेंट्स ने उनको ये कहा कि हम तुम्हारे लिए स्कूल की फ़ी पे नहीं करेंगे तेरी एजुकेशन के लिए, तो वो बहुत ही पोलाइट वे में, एक विनम्र भाव से उनको इन्फॉर्म कर देती हैं कि मैं अर्न मनी मतलब अपनी फ़ीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूँगी। तो उस इतना कहने के बाद उसके पेरेंट्स एग्री करते हैं स्कूल की फ़ी देने के लिए। फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. यानी कि फिर क्या होता है कि जो उसकी पढ़ने की इच्छा थी वो मतलब और ज़्यादा होती गई, और उसके फादर भी जो मतलब धीरे धीरे गेटिंग यूज टू हर, तो उसकी जो बातें थी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उसके पेरेंट्स भी अब उसको मतलब मना नहीं करते थे। तो संतोष ने हाई स्कूल पास करने के बाद अब वो जयपुर चली जाती है स्टडी के लिए। तो शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम को वो मतलब हायर करती हैं और महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं जयपुर में।
संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। अब संतोष याद करती है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो बिल्कुल अरावली हिल्स के सामने था। जैसा कि हमें पता है कि जो अरावली हिल्स होती हैं वो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के एरिया में पाई जाती हैं। तो वो जयपुर में थी, तो उसके हॉस्टल के बिल्कुल सामने अरावली हिल्स थी। तो संतोष खुद कहते हैं कि आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, कि मैं अपने कमरे में से विलेजर्स को देखती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिशिंग का मतलब होता है कि डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। कि मैं है ना लगातार मतलब यूज़ टू वॉच, यानी कि वह डेली उन विलेजर्स को देखती थी कि जो हिल पर जा रहे हैं, इनकी पहाड़ी पर जा रहे हैं, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। और एक दिन मैंने इस चीज़ को पता लगाने का, अपने आप पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई फाउंड नबडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। आई आस्क्ड इफ आई क्वाइट कुड ज्वाइन देम। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफ्रीमेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। तो संतोष क्या कहती है कि जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ एक जो माउंटेनियर थे उनके अलावा और कोई भी नहीं था। तो आई आस्क्ड, तो कहती मैंने उनसे पूछा क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। तो कहती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनका आंसर था जो वो एफर्मेटिव था, यानी कि पॉजिटिव था। और उन लोगों ने मुझे सिर्फ ज्वाइन करने के लिए ही नहीं कहा बल्कि क्लाइंबिंग करने के लिए भी कहा, कि मोटिवेट भी किया, यानी कि उत्साह भी बढ़ाया, एक प्रेरणा भी दी कि आपको भी क्लाइंबिंग करनी चाहिए। 6 पैराग्राफ में देखिए, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड गर्ल। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन द कोर्स एट उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब कहते हैं कि जो ये डिटरमाइंड यंग लड़की थी, यानी कि इस यंग लड़की ने जो दृढ़ निश्चय कर लिया था, जो ये दृढ़ निश्चयी जो युवा लड़की थी, इसने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू कर दिए। और अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद, और जो वहाँ पर नेहरू जो इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग का उत्तरकाशी में, वहाँ पर एडमिशन ले लेती है कोर्स में। तो कहते हैं कि जो कॉलेज के सेमेस्टर थे जयपुर के वो अप्रैल में ख़त्म होने थे, बट वो 19 मई को ख़त्म होते हैं। उसके जस्ट बाद कहते हैं एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, यानी कि 19 मई को जो एग्ज़ाम ख़त्म हुए और 21 को ही वह उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, और कहते हैं इसलिए वह घर पर भी नहीं जा सकी। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग and I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. अब संतोष क्या कहती है कि वहाँ से कॉलेज के एग्ज़ाम जो ख़त्म होने के साथ ही वह उत्तरकाशी जो अपना इंस्टीट्यूट था वहाँ पर पहुँच जाती हैं और अपने पेरेंट्स को भी नहीं वो बता पाती। तो कहती है घर जाने की बजाय मैं सीधा वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चली जाती हूँ और पेरेंट्स के लिए एक एपोलॉजी लेटर लिखती हूँ, यानी कि एक माफ़ी मांगती हूँ पेरेंट्स से कि आपको बिना बताए मैंने ये काम किया। तो एपोलॉजी जो लेटर लिखने के बाद तो वो उत्तरकाशी पहुँच जाती है और वहाँ पर एडमिशन ले लेती हैं। तो ये काम बिना मतलब पेरेंट्स की इजाज़त से किया, इसके लिए वह क्षमा याचना के लिए एक पत्र उनको लिखती हैं। 7th पैराग्राफ देखिए, Thereafter, Santosh went to an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had slowly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. तो 7th पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि जो संतोष थी ना, वो जो हर
एवरी ईयर जो एक्सपीडिशन होता था उसके लिए चली जाती हैं। और जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स थी, यानी कि जो माउंटेनियरिंग में जो स्किल्स चाहिए होती हैं, वो मैच्योर हो रही थी जल्दी जल्दी से, मतलब रैपिडली, तेज़ी से वो मैच्योर हो रही थी, यानी कि उसकी समझ बढ़ रही थी उन चीज़ों के प्रति। और उसमें एक रिमार्केबल डेवलप हुआ, यानी कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसने विकसित किया अपने आप को कि कैसे कोल्ड में और अल्टीट्यूड में खुद को ढालना है। और जो उसकी दृढ़ इच्छा थी, जो उसका फिजिकल एंडोरेंस और अमेजिंग जो उसकी मेंटल टफनेस थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही थी। और वो अपने आप को बार बार प्रूव कर रही थी। और उसका जो लगातार इस काम के प्रति जो उसकी मेहनत और लगन थी, जो हार्ड वर्क था, वो मतलब उसका 1992 में दिखा। जब 1992 में दिखा, वो केवल 4 साल बाद ही, ठीक है, जब उसने अरावली माउंटेनियर से ये पूछा था क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि उसके ठीक 4 साल बाद 1992 में वो टाइम आ गया जब उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। अब बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, संतोष शेव्ड स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। यानी कि 20 साल की सबसे कम उम्र की जो महिला थी पर्वतारोही के रूप में, उसने अपने आप को स्थापित किया, यानी कि विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र की जो महिला माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली बन गई। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in heart of fellow climbers। यानी कि जो उसके साथी क्लाइंबर्स थे, जो दूसरे पर्वतारोही थे उसके साथी, उनके दिलों में भी उसने एक अपनी खास जगह बना ली थी, क्योंकि उसके अंदर एक तो टीम में काम करने की उसकी जो भावना थी, डिज़ायर, इच्छा थी, और सभी के साथ मिलजुल कर रहना, और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, फिजिकल फिटनेस थी, वो हर एक को इम्प्रेस करती थी। नेक्स्ट 8 पैराग्राफ पे देखिए। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provide special care to the climber who lay dying at South Pole। अब जो 1992 का एवरेस्ट मिशन था, उसमें संतोष यादव एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाती है, जो आदमी बिल्कुल मरने को था, ले डाइंग एट द साउथ कोल, जो साउथ कोल पर आदमी बिल्कुल मरने वाला था, यानी कि वो मर ही चुका था, उसको भी वो स्पेशल केयर देती हैं। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेस इन सेविंग हिम, लेकिन वो उसकी केयर तो की थी उसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य के कारण वह उसको बचा नहीं पाई, उसके जीवन को। However, she managed to save another climber। किसी प्रकार वह दूसरा जो क्लाइंबर था, दूसरा जो पर्वतारोही था, मोहन सिंह उसका नाम था, who could have met with the same fate, जो कि उसको बिल्कुल उसी हालत में मिला था जैसे पहले वाला मिला, तो वो भी ऐसे ही मर जाता अगर वह उसके साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर ना करती। With the same fate हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, यानी कि अपनी ऑक्सीजन वह अगर उसके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी सेम मतलब घटना घट जाती उसके साथ, वो भी अर्थात मर जाता। 9 पैराग्राफ देखिए। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them। तो केवल 12 मंथ बाद, यानी कि 1 साल हुआ था, यानी कि 1992 में माउंट एवरेस्ट फतह करने के 1 साल बाद ही संतोष को एक इन्विटेशन मिलता है, जो इंडो नेपलिस ग्रुप होता है वुमेन्स का, जो मतलब ट्रेंड करते हैं लोगों को माउंटेनियरिंग के लिए, वहाँ से उसको एक इन्विटेशन मिलता है और वो उनको ज्वाइन भी कर लेती हैं। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तो उसके बाद वो सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने का रिकॉर्ड भी उसके साथ बन जाता है। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन एनल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग, यानी कि जो पर्वतारोहियों की जो सूची है इंडिया की, उसमें वो अपना नाम भी सिक्योर करती हैं। और इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, और इस अचीवमेंट्स के लिए वो अपनी पहचान बनाती है। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर
वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, यानी कि उसके इस काम के लिए, यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, इंडिया की एक पहचान विश्व पटल पर बनाने के लिए भारतीय की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको इंडिया का टॉप ऑनर, सबसे जो मतलब उच्च श्रेणी का सम्मान है पद्मश्री, उससे नवाजती हैं। 10th और लास्ट पैराग्राफ देखिए। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." संतोष अब ये फीलिंग्स जो डिस्क्राइब करती है, इनके बारे में इनका वर्णन कर रही है कि जब वो वर्ल्ड की छत पे थी, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी, तो वहाँ पर उसको कैसा फील हो रहा था। तो संतोष कहती है कि इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो इनॉर्मिटी सिंकिंग का मतलब था कि बी अंडरस्टूड, सिंक इन का मतलब कि उस चीज़ को समझना। ठीक है, तो एक मतलब ये एक महान पल था, एक महान क्षण थे उसके लिए, बहुत ही मतलब ऊंचे क्षण थे जिनमें वो खुद को थोड़ी देर के लिए समझना चाह रही थी। एंड आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलॉट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फिर कहते हैं कि मैंने जो साथ में लेके गई थी वो अपना ट्राई कलर था, जो यानी कि हमारा भारत का तिरंगा झंडा था, उसको वो फहराती हैं। और उसके बाद जो कि मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो इंडिया का झंडा है, उसको फहराती है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। और कहती कि वो फीलिंग्स, ये यानी कि वो पल उसके लिए इतने मतलब महान रहे हैं, ऐसे यादगार रहे हैं कि उनको वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, शब्द ही नहीं है वो डिस्क्राइब करने के लिए। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और भारतीय झंडा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। कहती है कि सच में ही यह एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, स्पिरिचुअल पल थे मेरे लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और कहते हैं कि मैं ये झंडा फहराते हुए और झंडे को देखते हुए, सबसे ऊंची चोटी पर झंडे को फहरता हुआ देखकर एक प्राउड फील कर रही कि मैं एक इंडियन हूँ, कि भारतीय होने का प्राउड मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो अ प्रिवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्ट एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो क्या कहती है कि प्रिवेंट का मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग है इन्वायरमेंट के प्रति, यानी कि जो संतोष की जो फीलिंग्स है इन्वायरमेंट के प्रति वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो बिल्कुल सचेत है। और हिमालय की चोटी से वह 500 किलो गार्बेज, जो पर्वतारोही वहाँ पर जाते हैं और कूड़ा करकट जो फैला देते हैं वहीं पर गिरा देते हैं, तो संतोष आते टाइम 500 किलोग्राम जो गार्बेज वहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 8 का पार्ट फर्स्ट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।